Namaskar. Let's start reaction in which free radical involvements take place. आज हम फ्री रेडिकल से होने वाली रिएक्शंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनमें हम कौन कौन सी रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। पिनेकोल का फॉर्मेशन, जहाँ दो OH ग्रुप बगल बगल लगे होंगे, उस तरह के पिनेकोल को हम फॉर्म करेंगे। ऑल पिनेकोल उर्ज रिएक्शन को सीखेंगे, जिसमें सोडियम और एल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं। फिटिक रिएक्शन को सीखेंगे और उर्ज और फिटिक को साथ में करते हुए उर्ज फिटिक को सीखेंगे। उल्मान की रिएक्शन को सीखेंगे। फ्रैंकनलैंड की रिएक्शन को सीखेंगे। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सीखेंगे। इनमें उर्ज फिटिक, उल्मान, फ्रैंकनलैंड, ये चारों रिएक्शन एक तरह होंगी। और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ाएंगे और स्टेप डाउन करेंगे उस केमिकल कंपाउंड को। हरास इफेक्ट को सीखेंगे, कैसे जहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो जाता है। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड रिएक्शन को सीखेंगे, जहाँ पर सक्सेनामाइड्स के साथ हम ब्रोमिनेशन करेंगे किसी कंपाउंड पे। बोरोडीन हुंसडीकन रिएक्शन को सीखेंगे। और बेश ब्राउन सिमोनी रिएक्शन, रेड रिएक्शन और फोटोहैलोजेनेशन, ये दोनों रिएक्शन एक जैसे होगी, बोरोडीन हुंसडीकर और बेश ब्राउन सिमोनी। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिनेकोल फॉर्मेशन को समझते हैं। तो हमारे पास कोई कीटोन ग्रुप होगा, हमारे पास कोई कीटोन रहेगा, हम उस पर MgHg को अटैक करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, फिर हम उसमें वाटर मारेंगे। वाटर मारने के बाद H2O से अटैक करने के बाद हमें 2 OH मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म को सीख लें। हमारे पास एक कीटोन अवेलेबल है और उस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं। कीटोन हो या कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड हो तो भी ये काम हो सकता है। हम मैग्नीशियम का अटैक करेंगे यहाँ पर, वो MgHg से मैग्नीशियम और Hg अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, हल्की हल्की बॉन्डिंग करना शुरू करेगा। यहाँ पर हल्की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ, हल्की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ। और जब इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग करेगा यहाँ पर, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। और इस फ्री रेडिकल के चलते जब मैग्नीशियम यहाँ लीव करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल और अगर दो इलेक्ट्रॉन साथ में हैं तो हम उनको कहते हैं, अगर उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है तो माइनस चार्ज बोल सकते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल है तो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है पर बहुत रिएक्टिव होता है। यहाँ पर O नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम एक जो है मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन दे के निकल लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम वाटर को अटैक करेंगे और MgOH2 लेकर के एक बेस के साथ अपना निकल जाएगा। और ये जो O- मिल रहा था हमें, वहाँ पर एक H का एडिशन और हमें पिनेकोल मिल जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कीटोन दिया हुआ है, MgHg मारेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और इसको हम तोड़ेंगे और बॉन्ड से जोड़ देंगे। और ऐसे ही इसमें MgHg, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होना है। इस फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के साथ दूसरा वाला जो होगा वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर के इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सेम यहाँ पर भी। तो हम इसमें क्या सीखते हैं, की फ़ीचर क्या है इस रिएक्शन का। पिनेकोल फॉर्मेशन अगर हम जब भी बात करेंगे तो हम इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेकर आएंगे, उससे अटैक कराएंगे, फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे। अब फ्री रेडिकल जनरेट हो गया तो वो कंबाइन हो सकता है। फ्री रेडिकल में सबसे खास बात होती, एक यहाँ फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, इन दोनों को जोड़ दो, बस बॉन्ड बन जाएगा। हमें कोई भी रिएक्शन करानी है, अगर सीखना है, मतलब कोई भी रिएक्शन देखनी है कैसे होती है, तो हम बस एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक इसको पकड़ो, जोड़ दो, यही कॉम्बिनेशन है इसका। और जब
कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन के बाद ये जो O नेगेटिव बन गया है, O माइनस ग्रुप बन जाता है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो O माइनस ग्रुप बना हुआ था, इसके साथ हम क्या करेंगे, अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करेंगे वाटर के अटैक से, और हमारा पिनेकोल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं उर्ज रिएक्शन पे। उर्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो एल्केन को ऐड करते हैं। एक एल्केन ये है, इसी को हम डबल कर देते हैं जस्ट। ये RR है तो 2R बना देंगे, दोनों जुड़ गए। इसके लिए हम सोडियम लेते हैं ड्राई ईथर मीडियम में। ड्राई ईथर मीडियम में क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, इसको अगर हम हल्का सा भी वाटर पा जाएगा तो रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करेगा तो NaOH बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, बहुत कुछ हो सकता है, ये ब्लास्ट भी कर सकता है। तो हम इसके लिए ड्राई ईथर मीडियम का यूज करेंगे। फिर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की दो मैकेनिज्म हो सकती है, एक आयनिक मैकेनिज्म हो सकती है और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है। दोनों ही मैकेनिज्म से, दोनों ही प्रोसेस से रिएक्शन चल रही होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ परसेंट ये हो रही है, कुछ परसेंट ये हो रही है, इसलिए हमें दोनों रिएक्शन को सीखना पड़ेगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, RH के साथ ये फ्री रेडिकल बनाएगा, ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। Na एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और ये फ्री रेडिकल इसका बनाएगा, और जब फ्री रेडिकल बन जाएगा तो 2R कंबाइन हो जाएंगे। आयनिक मैकेनिज्म में ये इसमें से ये 2 Na एक R पर अटैक करेंगे, तो यहाँ R माइनस R कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद Na+, और उसके बाद स्टेप में R माइनस और Na+, और वहीं पर NaCl के अटैक से जो RNA है, NaCl का साथ में Na भी है, तो जो X ग्रुप लगा हुआ था उसको हम मान लेते हैं एक Cl था, या जो भी X ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो नमक बन करके फिर वो, और ये दूसरा RH के साथ रिएक्शन करेगा, RNA बन गया था, अभी RCl के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर Na और Cl नमक बन के निकल जाएगा, साल्ट बन के, और हमें RR मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्री रेडिकल और कार्बन आयन दोनों इंटरमीडिएट होते हैं। जब रिएक्शन चलती है तो दोनों का फॉर्मेशन होता है। रेट का ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, RI, RBr और RCl में RI आयोडीन की रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि आयोडीन बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे थोड़ा सा छोटा होता है, क्लोरीन उससे छोटा होता है। फ्लोरीन की हम बात नहीं करें क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ब्लास्ट होने के चांसेस हैं। अगर हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए लेबोरेटरी में हम फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे सोडियम के साथ में। CH4 हम नहीं ऑब्टेन कर सकते, इसका ड्रॉबैक है। ऑड कार्बन वाली एल्केन का यील्ड जो है पुअर होता है, वो ज़्यादा हम मात्रा में नहीं बना सकते, क्योंकि फ्री रेडिकल की रिएक्शन है, तो अगर दो सेम होंगे, दो R जोड़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, एक CH3 है, एक CH3 है, दोनों जुड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, अगर 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, 1 है तो 2 हो जाएगा। ड्राई ईथर कंडीशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात होगी तो वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अनुसार होगा, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर कार्बन आयन पे बेस्ड होगी तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन के अनुसार हम बताएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सोडियम और ड्राई ईथर, हमें सबसे, अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर Cl या भी कोई भी X ग्रुप लगा है, हम इसको सिंपली हटाएंगे। Na, जहाँ हमने Na और ड्राई ईथर को देख लिया, सोडियम और ईथर कोई सूखा ईथर मिल गया तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन को हटा देंगे, वहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्री रेडिकल जब बन जाएगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल इसके साथ बना, बस इन दोनों को कनेक्ट करके बॉन्ड लगा देंगे, जैसे यहाँ पर किए हैं। इन दोनों कनेक्ट किया, बॉन्ड लगाया, कनेक्ट किया, बॉन्ड लगाया, यहाँ कनेक्ट किया, बॉन्ड लगाया। आगे चलते हैं। फिटिग रिएक्शन, ये भी क्या है, सेम है उर्ज की जैसे, बस यहाँ पर हम एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, बेंजीन, तो हम इसको फिटिग बोलते हैं, और बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पर भी कपलिंग हो रही है, जैसे वहाँ
फ्री रेडिकल बन के हम बॉन्ड जोड़ रहे थे। और जब हम एरोमेटिक कंपाउंड ले लें यानी पीएच ले लें और एक एल्केन ले लें, तब दोनों साथ में हो गया, उर्ज भी साथ में हो गया, फिटिक भी साथ हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को उर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी वही सोडियम है, वही फ्री रेडिकल का जनरेशन है। फ्री रेडिकल के जनरेशन के साथ यहाँ ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक एल्केन लग गया और ये हमें कंपाउंड मिल जाता है। आगे चलते हैं। उल्मान रिएक्शन ये भी सेम है, मैंने शुरुआत में ही कहा था ये उल्मान और उर्ज फिटिंग ये सब सेम जैसे दिखेंगी और प्रोसेस भी सेम ही रहेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयोडीन के लिए यूज कर रहे हैं। आयोडीन के लिए हम कॉपर लेंगे और कॉपर के साथ उसको हीट करेंगे और हमें फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट हुआ फिर हम बॉन्ड को कनेक्ट कर देंगे, दोनों डॉट को मिला देंगे, एक लाइन बना देंगे, बस। फ्रैंकनलैंड रिएक्शन ये भी सेम है, बस यहाँ पर रिएजेंट चेंज है। जैसे अब हम सोडियम के साथ कर रहे थे, सोडियम के साथ ना करके हम जिंक कर रहे हैं। फ्रैंकनलैंड साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा चलो मैं सोडियम से नहीं करूँगा, ये प्रॉब्लम करता है, चलो मैं जिंक डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जिंक डाल देते हैं, तो ये आर एक्स है, दोनों में से जिंक डाईवेलेंट होता है, ये दोनों एक्स को ले लेगा, ZnH2 बन जाएगा और आर का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 कुछ क्वेश्चन को देखें। CH3Br जिंक डस्ट डाला हमने, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ Br से और ये CH3 बन गया। यहाँ देखते हैं, जिंक डस्ट डाले, 2 Br थे, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, एक फ्री रेडिकल यहाँ बना, ये, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया तो एल्कीन बन गई। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस को सीखते हैं। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे, इसमें हम CH3COOH या फिर CH3CO का पोटेशियम साल्ट यानी CH3CO और K यानी पोटेशियम ले सकते हैं। अब दोनों में कौन सा बेस्ट होगा? बेस्ट तो CH3COOH की डिसोसिएशन प्रॉपर्टी कम होती है, ये कम, इसके आयंस जो है कम डिसोसिएट हो पाते हैं। बट CH3CO- एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है पोटेशियम की वजह से, तो इसे लेना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है इसके मुकाबले। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक रिएक्शन एनोड पर होनी है, एक रिएक्शन कैथोड पर होनी है। अब हमारे पास सबसे पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड होनी थी, यानी ये CH3COO है, उसका आयनिक फॉर्म हम देख रहे हैं। तो आयंस डिसोसिएट हो चुके हैं। अब क्या होगा एनोड पर? एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा घूमते फिरते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएगा। O से एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 पेयर होंगे, तभी ये माइनस चार्ज बना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और वायर के थ्रू चल देगा या सॉल्यूशन के थ्रू मूव करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का जनरेशन हो गया ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन कहेगा नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आफ्टर फ्लोरीन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड बुलाएगा अपना और उसके बाद CO2 बना करके ये उड़ जाएगा और ये CH3 फ्री रेडिकल के साथ बेचारा बच जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बन गया है तो दोनों में बॉन्ड कनेक्ट हो जाएंगे। कैथोड पर पोटेशियम के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और पोटेशियम के साथ जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पोटेशियम और इधर वाटर का जनरेशन हो, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके KOH का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। इन द केस अगर H+ रहा होता कि हम K ना लिए होते तो H+ के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या, और उसके बाद वो H+ में जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो H का फ्री रेडिकल दूसरा H का फ्री रेडिकल, ये दोनों जो है उड़ जाएंगे, डाईहाइड्रोजन तब भी बनेगा कैथोड पर। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में साल्ट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एसिड के ऊपर, क्योंकि साल्ट आसानी से डिसोसिएट हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। pH बढ़ती जाती जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती, क्योंकि KOH और NaOH जो भी, अगर हम CH3COO लिए हैं तो NaOH का फॉर्मेशन होगा, अगर CH3COO लिए हैं तो KOH का फॉर्मेशन होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सोडियम के साथ कंपाउंड है, तो हम कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमें
यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाना था, हमने बनाया, उसके बाद एक एल्कीन बन गई। यहाँ पर क्यूब वाला क्वेश्चन, CH3CONA था, CH3CONA था, फ्री रेडिकल बनाया, फ्री रेडिकल के बनाने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर बॉन्ड लग गया। की फीचर क्या है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हम करेंगे क्या, अगर हमें क्वेश्चन मिलता है तो CH3COH के साथ क्या करना है, फिर KES के साथ हम CH3COOH ग्रुप को हटाएंगे। अगर हमें किसी के साथ भी मिल जाए, इसके साथ मिल जाए, CH3 के साथ मिल जाए COH, तो हम बस इसको उड़ा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना करके, और यहाँ पर फ्री रेडिकल बना देंगे, और फ्री रेडिकल जैसे बनेगी फ्री रेडिकल के अनुसार हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट को समझते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म जान ले पहले। एक पेरोक्साइड अगर हम लेंगे RCOOR, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये एक पेरोक्साइड है और ये होमोलिटिकली टूट सकता है, दोनों तरफ सिमेट्री है, और ये फ्री रेडिकल छोड़ जाएगा। फ्री रेडिकल के साथ सारी खुराफातें होंगी। ये RO फ्री रेडिकल HBr के साथ अटैक होगा, Br का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये Br का फ्री रेडिकल ये ROH पर अटैक, RO के साथ अटैक होगा, और HBr में जब H जो है ROH के साथ चला जाएगा और Br का फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये जो Br है ये आएगा, हमारी एक एल्कीन हमने ले रखा, उस पर अटैक करेगा। अब Br ऐसा अटैक करेगा कि ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो बन रहा है, ये स्टेबल बने। तो ये ऐसी जगह पर चाहेगा कि ये 2 डिग्री बने। और ब्रोमीन देखो यहाँ पर किनारे ऐड हो रहा है, यानी अनस्टेबल जगह पर ऐड हो रहा है। अगर हम नॉर्मली कार्बोकटायन मेथड से करते तो ये 2 डिग्री पर जाना चाहता ब्रोमीन, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करता, लेकिन हमें एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे एडिशन नहीं मिल रहा है ब्रोमीन का, वो ब्रोमीन हमें किनारे मिल रहा है। ब्रोमीन किनारे मिलने की वजह से उस जगह पर नहीं मिल रहा है, मार्कोनिकॉफ जैसे एडिशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं। और पेरोक्साइड का यूज किया है हमने यहाँ पर, तो इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये इफेक्ट केवल HBr शो कर सकता है। HF या HCl बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि इसे पेरोक्साइड के साथ होमोलिटिकली तोड़ा जा सके, और ये इफ़ेक्ट भी नहीं दिखाते हैं। HI बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है अगर हम इसको, और ये लेस रिएक्टिव भी होता है, एल्कीन को नहीं तोड़ सकता। तो हम ये चीज़ केवल HBr के साथ करते हैं। HBr था, नॉर्मली अगर हमने कार्बोकटायन मेथड से ऐड किया तो ये 2 डिग्री पर लगेगा, लेकिन अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, यहाँ पर पेरोक्साइड अगर ले रखा है तो क्या होगा, किनारे लगेगा, और यहाँ फ्री रेडिकल जैसा कुछ सोच करके वो काम करेगा। तो ये मार्कोनिकॉफ ये स्टेबल सोच के हुआ है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। अगर हम CCl4H2 आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, चाहे H2O2 पेरोक्साइड या फिर R2O2 पेरोक्साइड, फिर देखते हैं कैसे क्या रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म वही, ROOR का RO फ्री रेडिकल में टूटना, फिर उसका CCl3 के ऊपर अटैक करना, ROCCl फॉर्म हो जाता है, और उसके बाद CCl3 फ्री रेडिकल बन गया। अब ये CCl3 जैसे चाहेगा वैसे रिएक्शन को अपने साथ करवाएगा, वैसे गवर्न करेगा। जैसे हमने देखा ब्रोमीन वहाँ पर HBr वाले में पेरोक्साइड इफेक्ट में बना था, फ्री रेडिकल यहाँ पर CCl3 का फ्री रेडिकल बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो है फ्री रेडिकल 1 डिग्री पे बन रहा है एल्कीन पर अटैक होने के बाद, और ये वाला मेजर होगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री पर बन रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर CCl4 है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होना है। Cl ऐसी जगह पर लगेगा जहाँ पर स्टेबल फ्री रेडिकल बना होगा, और CCl3 वहाँ पर लगेगा जहाँ पर फ्री रेडिकल नहीं बन रहा होगा। तो अगर मैं इसमें अटैक करूँगा तो
Cl यहाँ पर लग जाएगा और CCl3 इधर लग जाएगा। अब इस पे हम कई तरह के फ्री रेडिकल लगा लगा के देख लेते हैं। जैसे ये एक एल्कीन है, यहाँ पर मैंने CHCl3Br लगाया, तो Br बहुत बड़ा होता है, ये आसानी से टूट सकता है, तो Br वाला ग्रुप यहाँ पर लगेगा और ये मेजर होगा, Br टूटेगा और CCl3 अलग हो जाएगा। अगर CCl2Br2 लेते हैं तब भी Br ही लगेगा। अगर CCl2FBr लेते हैं तब भी फ्लोरीन नहीं टूटेगा, क्लोरीन नहीं टूटेगा, Br पहले पहुँचेगा, मेजर प्रोडक्ट Br का ही बनेगा। और CClBr3 लेते हैं तब भी Br ही लगेगा, तब भी ब्रोमीन ही लगेगा। आगे चलते हैं। अब हम NBS की रिएक्शन को समझते हैं। N ब्रोनो सक्सेनामाइड, सक्सिनिक एसिड होती है एक ऐसे और यहाँ पर COO होता है, COH, तो 2 COH होते हैं और वो सक्सेनिक एसिड होती है, उसी से ये सक्सेनामाइड बना है। ये यहाँ पर नाइट्रोजन का एमाइड बना है इसलिए सक्सेनामाइड है, और इसमें ब्रोमीन लगा होता है इसलिए इसको N लगा है, नाइट्रोजन N, और ब्रोमीन लगा है तो ब्रोनो। सक्सेनिक एसिड से बना हुआ एमाइड है तो सक्सेनामाइड, इसीलिए इसका नाम NBS रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म N ब्रोमो सक्सेनामाइड। लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल होने की वजह से NBS जो है बहुत सेलेक्टिव होता है। ब्रोमीन बहुत आलसी होता है, ये ऐसी जगह लगना चाहेगा जहाँ पर बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा हो। ब्रोमिनेशन जो है ये एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक कार्बोकटायन पर करना चाहेगा या बेंजाइलिक पोजीशन पर करना चाहेगा ब्रोमिनेशन। अब जैसे NBS रिएक्स, अगर यहाँ पर रिएजेंट है N ब्रोमो सक्सेनामाइड, ये डायरेक्ट करेगा कि ब्रोमीन आकर के ऐसी जगह पर लगे जो एलाइलिक हो। ये NBS चाहता है ब्रोमीन ऐसी जगह लगे जो एलाइलिक पोजीशन हो। यहाँ पर एरिल पोजीशन है ये दूसरी, यानी नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड ये लगता है। मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। ये ब्रोमीन है, इसको हम NBS है, हम इसको गर्म करेंगे, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ये N अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो H है इसके साथ मजाक होगा, इसको जो है ये अपना जो है N बुला लेगा, और जो ब्रोमीन बचा हुआ है ये आएगा डबल बॉन्ड पे अटैक कर देगा। ये डबल बॉन्ड के पास तो नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि फ्री रेडिकल है, जिसको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने में, ये दोनों लाइन कंप्लीट करेगा और ये एलाइलिक पोजीशन ढूंढ करके मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमें यही मिलेगा। आगे चलते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन को समझते हैं। इसके बाद जो बेर्न ब्राउन सिमोनी रिएक्शन आएगी वो भी इसी के जैसे होगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम सिल्वर AgOH डालेंगे, उसके बाद उसमें Br2CCl4 की रिएक्शन कराएंगे, हमें RBr यानी एक RX का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, AgBr उड़ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अब यहाँ पर एक कार्बन कम हो जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ रहा था। अब इसमें एक कार्बन कम हुआ, यानी एक कार्बन का नंबर घटा, इसीलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म क्या है। पहले स्टेप में COH में AgOH का अटैक होगा, AgOH के अटैक होने के बाद RCOOAg बनेगा और वाटर रिलीज होगा। उसके बाद RCOAg बन गया, इसमें Br का अटैक होगा, Br का अटैक होने के बाद एक Br यहाँ, एक AgBr यहाँ बन जाएगा। अब इसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट नहीं, नॉन पोलर यानी जो वाटर ना हो, जैसे डाई ईथर हो, DMSO डाईमेथिल सल्फोक्साइड, इस टाइप का हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लें, DMSO भी ना हो, कोई ऐसा सॉल्वेंट लें जो पोलर ना हो। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम ये RCOBr को जब हम हीट करते हैं तब ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद एक फ्री रेडिकल इसका, एक फ्री रेडिकल ये, दोनों अलग अलग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब
अब ये ऑक्सीजन जो है अकेला पड़ गया, इसके पास एक फ्री रेडिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये पेयरिंग करना चाहेगा, ये यहाँ से जो है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लेगा और ये अपना CO2 बन के उड़ जाएगा, बाकी कहेगा भाड़ में जाओ। उसके बाद ये Br बचा है। अब ये फ्री रेडिकल है, R फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। अब ये दोनों लोग कहेंगे अब हमारे पास भी एक है, अब चलो लाइन कंप्लीट करते हैं, अपनी बॉन्ड बना लेंगे और ये RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनली। हम एक रिएक्शन को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर Cn लगा हुआ था, हमने H+H2O मारा, COH में कन्वर्ट हो गया Cn। अब हम आगे क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड है AgOH को अटैक किए और Br2CCl4 किए। AgOH क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को उड़ा देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से उड़ेगी वहीं पर ब्रोमीन लगेगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से उड़ेगी ब्रोमीन वहीं पर लगेगा और ब्रोमीन लगेगा। ब्रोमीन को अगर मैं डाई ईथर में लेके जाऊँगा तो फिर से यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। ऊर्ज थी जिसमें एल्केन होता था, ये बेंजीन नहीं है, ये एक जो है एल्केन है, तो इसको हम ऊर्ज रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर फ्री रेडिकल बना और ये दोनों फ्री रेडिकल बॉन्ड करके एक कपलिंग रिएक्शन हो गई। की फीचर क्या है इस कंसेप्ट का, हम क्या करेंगे, COH ग्रुप को हम यहाँ पर हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे और उस फ्री रेडिकल पर Br फ्री रेडिकल के साथ लाके अटैक करा देंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिर्न ब्राउन सिमोनी के बारे में। सबसे पहले इस रिएक्शन में भी बोरोडीन हुंस-डेकर रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल बनेगा। इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हम बोरोडीन हुंस-डेकर रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, बिर्न ब्राउन सिमोनी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी जैसे बोरोडीन हुंस-डेकर में फ्री रेडिकल बना था, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा। स्टेप डाउन रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन में अगर हम ब्रोमीन की जगह I2 ले लें तो एस्टर बन जाता है। ब्रोमीन की जगह अगर हम I2 लेते हैं तो एस्टर बन जाता है। तो इस रिएक्शन को बिर्न ब्राउन सिमोनी रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। RCOH है, इसमें हम AgOH का यूज किए, I2CCl4 को लिए और हमें RCOOR यहाँ पर एक एस्टर मिल जाएगा, एसिड डेरिवेटिव मिलेगा और इसी को हम बिर्न ब्राउन सिमोनी रिएक्शन कहते हैं। रीड रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं एक एल्केन पर लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें एक हेलो एल्केन मिलता है। हेलो एल्केन में सल्फर डाइऑक्साइड एसिड उड़ जाती है, HCl भी गैस बन के उड़ जाती है। तो सबसे अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें गैस बन के उड़ जाती हैं, ये अच्छी रिएक्शन, इसका यूज इसीलिए किया जाता है। अभी ये CH3 है, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बेंजीन है, उसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, Cl2 का अटैक किए, CH2Cl हो गया और यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होने पर SO2 उड़ गया। अब ये हो कैसे रहा है, ये SO2 अपना अलग जा रहा है, एक Cl यहाँ R के साथ जुड़ रहा है, एक H जो है Cl के साथ जुड़ रहा है, RCl SO2 और HCl बन जा रहा है। अब हम फोटो हेलोजनेशन को समझ लेते हैं। लाइट की प्रेजेंस में हम हेलोजन को ऐड करेंगे किसी भी एल्केन पर, तो इसमें 3 स्टेप होंगी। पहला फ्री रेडिकल का बनना, चेन का स्टार्ट होना, चेन फॉर्मेशन का शुरू होना। दूसरी स्टेप होगी फ्री रेडिकल की रिएक्शन को प्रोपेगेट होना, वो रिएक्शन चेन या फिर चेन का प्रोपेगेशन होना। फ्री रेडिकल जैसे चाहेगा वैसे तरह तरह के करतब करते हुए बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद चेन किसी तरह कंप्लीट भी होगी। फ्री रेडिकल जहाँ टर्मिनेट कर जाएगा वहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो पहला स्टेप क्या है, एक X2 है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हम जो भी चूज करते हैं, H मारेंगे तो हमें एक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता हुआ दिखेगा
और ये X का फ्री रेडिकल, हैलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये फ्री रेडिकल जो है वो CH3H यानी एक एल्केन पे आके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा और ये जो X है ये अपना H लेके चल देगा, ये HX एसिड बना देगा। उसके बाद ये फ्री रेडिकल दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही CH3 ये दोनों फ्री रेडिकल अगर बनते हैं तो ये बनेगा, इथेन बनेगा। मीथेन का फ्री रेडिकल अगर ऐड किया, अगर ये XX किया तो X2 बनेगा, और वही अगर X CH3 के साथ रिएक्ट कर गया तो CH3X बनेगा। अब आगे चलते हैं। फ्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है, ब्रोमिनेशन, अब हम हैलोजनेशन जो HNU की प्रेजेंस में कर रहे हैं, फोटो हैलोजनेशन कर रहे हैं। HNU जो है एक फोटोन को हम HNU कहते हैं। तो जो हम फोटोन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करा रहे हैं, अब हम देखते हैं फ्लोरीन पे, ब्रोमीन पे कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। अगर हम मीथेन के साथ करते हैं फ्लोरीन का रिएक्शन तो कार्बन ब्लैक बॉन्ड मिलता है, हमें कार्बन ही प्राप्त हो जाएगा और ये HF अपना एसिड बना के निकल लेता है। अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन कई तरह के प्रोडक्ट दे सकता है। अगर एक बार किए CH3Cl बनेगा, एक बार और कर दिए CH2Cl2 बन जाएगा, एक बार और कर दिए CH3Cl यानी क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और फाइनली अगर हम ये एक्सेस में क्लोरीन ले लेते हैं, देर तक रिएक्शन कराते हैं, मतलब ढेर सारी क्लोरीन ले लिए हैं, तो हमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl मिल जाएगा। ब्रोमिनेशन ये ब्रोमीन जो है लेस रिएक्टिव होता है और ये मोर सिलेक्टिव होता है, मोटा है, आलसी होता है, यानी इसे जहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं जाएगा। ये औरों की तरह जल्दबाजी नहीं करेगा, क्लोरीन की तरह या फिर फ्लोरीन की तरह। ये रिएक्शन थोड़ा सा रिवर्सिबल भी होती है। तो ब्रोमीन क्या पसंद करता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर स्टेबल हो, जहाँ पर भी स्टेबल जहाँ पर भी इसको स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पर ये अटैक करेगा। ये ब्रोमीन ऐसी ही जगह पर जाना चाहेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी हो रिएक्शन में। आगे चलते हैं। आयोडीनेशन, ये हाईली रिवर्सिबल होता है, ये और मोटा हो गया, तो इसे हम अभी ये रिएक्शन ही नहीं होने देना चाहेगा, ये रिएक्शन उल्टी भाग जाएगी। जैसे ही कुछ बनेगा CH3I तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल एक्ट करने लगेगा, सेट लेयर प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, HI जो बन रही है अब इसके लिए कुछ जुगाड़ करेंगे। अब इस HI को रिमूव करने के लिए अगर हम कोई एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, HiO3 ले लें, HNO3 ले लें, तो वो क्या करेगा, I2 उड़ा देगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। अब रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी को समझ लेते हैं। फ्लोरीन है, रिएक्टिविटी वो होती है कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। सेलेक्टिविटी जो होती है जिनमें ज़्यादा होगी वो स्टेबल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके अपना रिएक्शन करना चाहेंगे। और रिएक्टिविटी कितनी जल्दी रिएक्शन हो जा रही है, कितनी जल्दी रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कैसे होगा, उसको हम डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी का प्रोडक्ट। तो आयोडीन, ब्रोमीन, Cl2 और F2 में सबसे ज़्यादा सेलेक्टिविटी आयोडीन की ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। फ्लोरीन छोटा है तो ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और आयोडीन बड़ा है तो ये सेलेक्टिव ज़्यादा होगा। अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्लोरीनेशन की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 डिग्री पर 3.8 है, 3 डिग्री पर 5 है। ब्रोमिनेशन के लिए 182 और 3 डिग्री के लिए इतना ज़्यादा अंतर रेशियो में इतना ज़्यादा अंतर है कि सबसे ज़्यादा 1600, और सब में उतना नहीं है, इसीलिए ब्रोमिनेशन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। अब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें क्लोरीन के साथ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर
इस तरह के हाइड्रोजन वाली प्लेसेस 3 3 6 3 3 3 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन पोजीशन है। यहाँ पर भी जो है 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्लोरीन लगने की प्रोबेबिलिटी इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ज़्यादा हो सकती है। कैसे हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसको हम देखते हैं। यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन, 6 इंटू 1 डिग्री के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 6 हो गई। ये नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन 6 और 1, उनका प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब इस वाले में देखते हैं, अगर हम चाहें कि क्लोरीन यहाँ लगाएं और देखें कितना बनता है, तो 3 डिग्री के लिए एक ही पोजीशन है जहाँ पर क्लोरीन लग सकता है, यानी एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्लोरीन लगा सकते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर 5 है और पोजीशन कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5। और अगर हम चाहें इस पोजीशन पर लगाना, तब क्या होगा, 2 डिग्री के लिए प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 3.8 होता है। 3 पोजीशन कितनी है, 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। और इस एंड पर अगर लगाना चाहें तो 3 ही हाइड्रोजन है, इनटू प्रोबेबिलिटी फैक्टर 1। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा मिला, कहाँ लगना चाहेगा, यहाँ वाला जो क्लोरीन है ये जो है सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, यानी 7 पॉइंट समथिंग, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर इसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा आया था, दूसरे नंबर पर जो है यहाँ क्लोरीन वाला, और 3 डिग्री वाला उसके बाद आया था तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसमें कौन से प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसको हमने कैलकुलेट करके देखा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने फ्री रेडिकल की रिएक्शंस को सीखा। कौन कौन सी रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन में खरास इफेक्ट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक, पिनेकोल फॉर्मेशन। सबसे पहले हमें मिला था पिनेकोल फॉर्मेशन। पिनेकोल फॉर्मेशन में हमने MgHg का यूज किया था और उसके थ्रू ऑल और डाईऑल बनाया था, उसी को हमने पिनेकोल कह दिया था। दूसरी रिएक्शन थी वुड्स की। वुड्स रिएक्शन में हमने एक एल्केन और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया था। रिएक्शन करने के बाद हमें दो RR ऐड होकर डाई एल्केन मिल गई थी। उसके बाद फिटिक रिएक्शन जो वुड्स रिएक्शन जैसे ही थी, फिटिक में हम एरोमेटिक कंपाउंड का यूज किए थे, और जब एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों कंपाउंड को एक साथ ले लिए तो वो वुड्स फिटिक हो गया। वुड फिटिक के बाद हमने उल्मान के बारे में सीखा। उल्मान रिएक्शन में हमने आयोडीन थी, आयोडीन के साथ कॉपर लिया होगा, और इसके बाद उल्मान के बाद फ्रैंकललैंड आया था। फ्रैंकललैंड में हमने सोडियम का यूज़ ना करके कहा चलो जिंक को यूज कर लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल बेस्ड रिएक्शन हो गई। फ्रैंकललैंड के साथ जिंक था, उल्मान में सोडियम था, फिटिंग में भी सोडियम का यूज किया, वुड्स फिटिंग में भी और वुड्स रिएक्शन में भी सोडियम का यूज किया। पिनेकोल में हमने मैग्नीशियम और Hg को लिया था रिएजेंट के रूप में, और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, कोल्ब कार्बोक्सिलिक, यानी थोड़ा सा अगर हम रिमेंबर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करके CO2 को उड़ा दिया था, एक स्टेप कार्बन का कम हो गया था, एक कार्बन कम हो गया था, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन थी। इसके बाद हमने खरास इफेक्ट को सीखा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन जाता है, जो कि 2 डिग्री को ना प्रेफर करते हुए 1 डिग्री पर बनता हुआ दिखाई देता है। और एन ब्रोमोसक्सेनामाइड की रिएक्शन को हमने सीखा, NBS रिएक्शन, जिसमें भी ये भी एक तरह से भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन था। सक्सेनामाइड को इसका नाम NBS क्यों है, यानी N नाइट्रोजन वाला N है, ये कैपिटल N होता है। और ब्रोमीन से सक्सेनिक एसिड से बना हुआ एमाइड सक्सेनामाइड, जो रिएक्शन हुई NBS रिएक्शन हो गई। बोरोडीन हुंस डीकर रिएक्शन के बारे में हमने सीखा। बोरोडीन हुंस
डी का रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड थी, उसको हमने हटा करके वहाँ पर बी आर लगाया था। RCOOH में इस COH को हटा के यहाँ पर बी आर लगा दिया था और इसको हटा दिया था। और बिन ब्राउन सिमोनी रिएक्शन में हमने एस्टर बनाया था इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, बट वहाँ पर हमने Br2 की जगह I2CCl4 लिया था। और फिर उसके बाद रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हमने RCl का फॉर्मेशन किया था। RH यानी एल्केन से हमने हेलो एल्केन बनाई थी। और फोटो हेलोजिनेशन में लाइट के द्वारा जो है रिएक्शन किया था।